हेलो बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों से भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंदर हमने प्यारे बच्चों कुछ पार्ट कल की क्लास के अंदर कर लिया था और कुछ पार्ट हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। और आज की इस क्लास के अंदर हम प्यारे बच्चों जानेंगे कि जो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसे है और इसका धीरे धीरे आगे विस्तार कैसे हुआ था। जैसे कि आप लोगों ने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था, उसी तरीके से हम आज की इस क्लास के अंदर इसको कवर करते हुए चलेंगे। और आज आपको कुछ भारत के कुछ नक्शों के माध्यम से, भारत के कुछ मैप के माध्यम से भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार को हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और आसानी से आप उसको अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर भी आप उसको ये जान पाए कि भाई हाँ, हमारे भारत देश के अंदर कौन सा प्रायद्वीपीय पठार कहां पर है, कौन सी नदी निकलती है और ऊंचाई उसकी कितनी है। ये सारी बातें आज की इस क्लास के अंदर हम कवर कर देंगे। तो शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपनी आज के सेशन की। आज का सेशन है क्या कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जब भी बात हो प्यारे बच्चों, देखिए कल हमने पढ़ा था, कल हमने छोटा नागपुर पठार के बारे में जान लिया था। छोटा नागपुर पठार के बाद छोटा नागपुर पठार के ना कुछ हिस्से बन जाते हैं प्यारे बच्चों। हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा आपका कौन सा रहेगा, आपसे पूछा जाए तो हजारीबाग रहेगा। हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार की प्यारे बच्चों अगर बात की जाए, जो ये हजारीबाग पठार है ना, ये दामोदर नदी के उत्तर में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। आपसे परीक्षा में देखिए काफी बार पहले भी पूछा जा चुका है कि जो आपका हजारीबाग पठार है इसकी स्थिति बताएं, इसकी लोकेशन बताएं कि ये कहां पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों ये कहां पर है, तो आप लिखेंगे कि ये है दामोदर। यह दामोदर नदी के कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, उत्तर में स्थित है। नदी में कहां पर स्थित है जी, उत्तर में स्थित है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी नदी के उत्तर में स्थित है प्यारे बच्चों, दामोदर नदी के उत्तर में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। प्यारे बच्चों इस पठार में पारसनाथ पहाड़ियों जैसी जो पहाड़ियां है ना वो शामिल है। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इस पठार में अब यहां पर जो आपका नाम है ना, नाम क्या है जी, पारसनाथ। पारसनाथ जो पहाड़ियां हैं, आप क्या लिखेंगे कि पारसनाथ पहाड़ियों जैसी क्या स्थित रहेंगे जी, यहां पर पहाड़ियां स्थित रहेगी। पहाड़ियां क्या रहेगी, स्थित रहेंगी। यहां पर क्या स्थित रहेगी जी, पहाड़ियां स्थित हैं, जो आप सबके लिए बेसिक सी बात है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों यह एक पठार है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये क्या हुआ, कटाव के कारण ये प्रायद्वीपीय मैदान जैसा दिखाई देता है। आप क्या कह सकते हो कि ये तो एक पठार है लेकिन इसके अंदर ना कुछ कटाव होने के कारण ये एक बड़े मैदान की तरह दिखाई देता है। ये बात वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना कि ये क्या है, एक पठार है जो बड़े कटाव के कारण क्या रहेगा, एक मैदान का हिस्सा भी माना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है वो है आपका रांची पठार। रांची पठार के नाम से प्यारे बच्चों हम इसको जानते हैं। देखिए आपसे मैंने पहले क्या कहा था कि दामोदर नदी के उत्तर में क्या स्थित है, तो दामोदर नदी के उत्तर में स्थित रहेगा आपका हजारीबाग पठार। और सेम पॉइंट प्यारे बच्चों यहां से हमारा दूसरा बन जाता है, ये क्या बनता है कि यह है दामोदर घाटी के कहां पर स्थित है जी, दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है जी, दक्षिण में क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। ये कहां पर स्थित है जी, दक्षिण में क्या रहेगा जी, स्थित रहेगा। यह दामोदर घाटी के कहां पर स्थित है जी, दक्षिण में स्थित है प्यारे बच्चों। और अगर बात करें कि इस पठार का पश्चिमी भाग पार्ट्स के नाम से हम जानते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई इस पठार का पश्चिमी भाग, इस पठार का पश्चिमी भाग क्या है जी, पार्ट्स। और अगर मैं बात करूं पश्चिमी भाग तो क्या रहेगा जिसका पार्ट्स के नाम से जाना जाएगा। और जो आपका मेसस से क्या है बना हुआ, और यह किससे बना हुआ है, मेसस से। मेसस से क्या है जी, बना हुआ है।
यह मेसस से बना हुआ है, जो लेटेराइट से ढके ऊंचे क्षेत्र कहलाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि जो लेटेराइट के, जो आपके क्या है कि जो लेटेराइट के, लेटेराइट से ढके ऊंचे क्षेत्र कहलाते हैं, ऊंचे क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है जी, इतना विजिबल है सभी को। तो यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेसिक सा पॉइंट है। प्यारे बच्चों, जो हमने ये जानने हैं ना 3 पॉइंट, ये किन से जुड़े हुए हैं पूछा जाए तो ये छोटा नागपुर पठार से जुड़े हुए हैं। आपने कल की क्लास के अंदर छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा था। तो छोटा नागपुर पठार के ये 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं। तो तीसरे भाग का नाम क्या रहेगा जी? राजमहल। तीसरे भाग का नाम है जी राजमहल पहाड़ियां। छोटा नागपुर पठार के 3 भाग हैं प्यारे बच्चों। तीनों भाग में जो हमारा सबसे पहला भाग बना था हजारीबाग पठार बना था, दूसरा भाग रांची पठार बना था और तीसरा भाग हमारा राजमहल पहाड़ियां बना था। और प्यारे बच्चों, ये राजमहल पहाड़ियां है ना, ये है छोटा नागपुर, ये है छोटा नागपुर। विजिबल है सभी को? तो यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है जी? पूछा जाए तो यह छोटा नागपुर पठार उत्तर पूर्वी किनारे पर क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसकी जो मुख्य लाइन हमारे लिए रहेगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी बेसाल्टिक। बेसाल्टिक लावा से क्या है प्यारे बच्चों? ये लावा से ये क्या है? बना है। बेसाल्टिक लावा से क्या है प्यारे बच्चों? ये बना हुआ है। तो आपसे जब भी पूछे कि छोटा नागपुर से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण जो हमारे नाम बनते हैं, तीनों महत्वपूर्ण के नाम प्यारे बच्चों क्या रहेंगे? आपके सामने है। एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेता हूं कि भाई विजिबिलिटी सही है सभी विद्यार्थियों के पास या नहीं। हाँ जी, क्या सभी के पास विजिबिलिटी है या नहीं, वो उसको मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। मेरी आवाज बिल्कुल सही है और आपको शायद कैमरे के अंदर क्वालिटी भी साफ नजर आ रही है। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, आपसे अब क्या कहता है? आपसे ये कहता है कि जो छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर के अंदर हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि उसके 3 अलग अलग भाग बने हुए हैं। पहला भाग हम किस नाम से जानते हैं जी? हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं, दूसरा रांची पठार के नाम से जानते हैं और तीसरा राजमहल पहाड़ियों के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्या बनता है? मेघालय पठार आ जाता है, जिसको हम शिलांग पठार के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर सबका? चलिए भाई प्यारे बच्चों, छोटा नागपुर पठार के बाद आपका जो अगला पठार बन जाता है, देखिए ये क्लास हमने क्या है कल के अंदर भी पढ़ी थी। जो कल की क्लास थी आपने उसके अंदर अच्छे से जानना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो नया बच्चा आया होगा इस क्लास के अंदर, उस बच्चे को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जियोग्राफी की जो क्लास है ना सीक्वेंस में चल रही है भाई, आप ना अपने टॉपिक वाइज क्लास को जरूर लगाए। अगर आप बीच बीच से क्लास को लगा रहे हैं तो आपके कुछ भी बातें ऐसी है जो पल्ले ना पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों, छोटा नागपुर पठार के बाद हमारा अगला पठार क्या कहलाता है? मेघालय पठार। मेघालय पठार को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, शिलांग के नाम से। शिलांग पठार के नाम से हम इसको जानते हैं। मेघालय पठार या शिलांग पठार प्यारे बच्चों आपसे कहता है कि इसकी स्थिति बताओ, कि हमें इसकी लोकेशन जाननी है कि ये कहां पर स्थित है। प्यारे बच्चों, यह भारत देश के उत्तर पूर्वी भाग में क्या रहेगा? स्थित रहेगा। कहां पर जी? यह है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? स्थित है। भाग में क्या है जी? स्थित है। एक सेकेंड, हाँ स्थित है।
ये कहां पर स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, यह उत्तर में अगर इसकी, जैसे कि आपसे पूछ ले कि भाई हमें इसकी स्थिति जाननी है, स्थिति में तो आपसे उत्तर की दिशा की तरफ भी पूछ लेगा क्या है। तो उत्तर में प्यारे बच्चों क्या है? तो इसके उत्तर में ना एक घाटी है, जिस घाटी को हम ब्रह्मा, एक सेकेंड, ब्रह्मा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा उत्तर घाटी के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण में आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या है, तो दक्षिण में प्यारे बच्चों इसका क्या रहेगा? दक्षिण में आप पूरी लाइन लिखें कि दक्षिण में सुरमा इसके स्थित रहेगा। सुरमा के साथ साथ सुरमा और मेघना घाटियां, ठीक है जी, इसके दक्षिण में क्या है? स्थित रहेंगी। दक्षिण में सुरमा और मेघना घाटियां इसके स्थित रहेंगी। प्यारे बच्चों, इस पहाड़ की, इस पर्वत की जो संरचना है वो कैसे बनी हुई है? मेघालय पठार की आपसे पूछे क्या कि वह संरचना कैसे बनी हुई है? इसकी संरचना की बात करें तो राजमहल पहाड़ियां जो अभी हमने पढ़ा था, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि भाई राजमहल पहाड़ियों से परे उत्तर पूर्वी दिशा में भारत के प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार का निर्मित एक आयताकार खंड है। प्यारे बच्चों, इसकी संरचना कैसे हुई? इसकी संरचना कैसे हुई? तो वह राजमहल की जो पहाड़ियां ना, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो प्यारे बच्चों वो पहाड़ियों से क्या उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये है। साथ में भारत के प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार का क्या कहता है ये? भाई निर्मात एक आयताकार खंड बनाता है। ये कैसा है जी? एक मेघालय पर्वत आयताकार है। आपसे इसकी स्थिति पूछी जाए तो स्थिति क्या है इसकी? भाई भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर में क्या है? इसके ब्रह्मपुत्र घाटी है। दक्षिण में क्या है? सुरमा और मेघना घाटियां है। आपसे संरचना पूछी जाए कैसे है, तो संरचना वह राजमहल पहाड़ियों के उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार का ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक आयताकार खंड कहलाता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये संरचना इसकी बेसिक सी थी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। ठीक है जी, उसके बाद प्यारे बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूं, और ये पॉइंट आपका अलग है और ये पॉइंट आपका अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों के लिए क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है प्यारे बच्चों आपके लिए गारो हिल्स। गारो हिल्स की बात हम करते हैं। गारो हिल्स कहां पर है भाई? मेघालय पठार का पश्चिमी भाग है। गारो हिल्स कहां पर प्यारे बच्चों? मेघालय का पश्चिमी पठार है। मेघालय का पश्चिमी पठार है और प्यारे बच्चों गारो हिल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। और गारो हिल्स की आपसे पूछे ऊंचाई कितनी है, तो प्यारे बच्चों 900 मीटर की इसकी क्या रहेगी? गारो हिल्स की ऊंचाई रहेगी। परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा था, क्या पूछा था भाई? गारो हिल्स का अन्य नाम क्या है? तो गारो हिल्स का अन्य नाम क्या कहलाता है भाई? मेघालय पठार कहलाता है। या फिर आपसे कह सकता है कि मेघालय पठार गारो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी भाग है जो इसका, वो गारो हिल्स कहलाता है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर ले और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आशा करूंगा सभी बच्चों ने साथ ही साथ क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट में भाई ज्यादा टाइम नहीं लगता। लिखने में मैं मान सकता हूं कि भाई आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ ले लिया करें। और जो बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहता भाई, वो वीडियो को पॉज करके भी साथ के साथ अपना नोट डाउन जरूर किया करें। ठीक है, ताकि आपके हैंड रिटन नोट्स भी साथ के साथ बन जाएं। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या है? आपकी एक पहाड़ी आ जाती है जी, जो मेघालय का ही हिस्सा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं खासी जयपतिया।
पहाड़ियां, ये मेघालय का ही क्या रहेगा, एक हिस्सा रहेगा प्यारे बच्चों। आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि मेघालय पठार का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, तो यह भाग मेघालय का मध्य भाग है। यह भाग मेघालय क्या है, मध्य भाग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको खासी जतिया पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, 1500 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। उसके बाद भाई अगला पॉइंट भी आपका क्या है, मेघालय से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिकीर हिल के नाम से जानते हैं। मिकीर हिल क्या है प्यारे बच्चों, मेघालय पठार का पूर्वी भाग रहेगा। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, मेघालय का क्या है, पूर्वी भाग है। यह मेघालय का पूर्वी भाग है और प्यारे बच्चों इसको मिकीर हिल के नाम से जानते हैं। ऊंचाई पूछी जाए तो भाई क्या रहेगी, 700 मीटर की इसकी क्या रहेगी जी, ऊंचाई रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर ले। ठीक है जी, आपने क्या जाना, आपने जाना छोटा नागपुर के बारे में, आपने जाना मेघालय के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम जानेंगे दक्कन का पठार के बारे में। तो अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में जानते हैं भाई। सबसे पहले तो जो ये दक्कन का पठार है ना, हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कैसा है। तो प्यारे बच्चों दक्कन का पठार ना त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार कैसा है, त्रिभुजाकार है, जो आपके उत्तर से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो उत्तर से पश्चिम में प्यारे बच्चों यहां पर क्या रहेगा, सतपुड़ा रहेगा, सतपुड़ा रहेगा। ठीक है जी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट से क्या है प्यारे बच्चों, ये घिरा हुआ है। ठीक है, आपसे कह सकता है कि पश्चिम में पश्चिमी घाटी है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है जैसे कि। और प्यारे बच्चों दक्कन का जो पठार है आपका, इसका ना क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। क्षेत्रफल आप लोगों से काफी बार पूछता है, तो कितना रहेगा, ये रहेगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल रहेगा। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा जी, इसका दक्कन के पठार का क्षेत्रफल रहेगा। और प्यारे बच्चों आपसे क्या कह सकता है, इसके अलावा आपसे ये कह सकता है कि जो ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अच्छी बात है, इतना है। आप मुझे ना इसकी क्या बताएं, ऊंचाई बताओ भाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है जी, ऊंचाई जी इसकी 600 मीटर की क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। प्यारे बच्चों जो ये दक्कन का पठार है ना, इसका ढलान आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस दिशा की ओर इसका ढलान है, तो दिशा कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या रहेगा, ढलान रहेगा। ये आप लोगों के लिए दक्कन का पठार है, जो आप लोगों से एग्जाम्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर ले। दक्कन का पठार आप लोगों का कंप्लीट है भाई, आप लोगों का मेघालय पठार आप लोगों का कंप्लीट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे छोटा नागपुर का पठार आप लोगों के लिए क्या है, कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार लाइक करें और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताया करें कि आपको हमारी जियोग्राफी की जो हर रोज रात 8 बजे क्लास होती है वो कैसी लगती है। और साथ में कमेंट मुझे ये भी करके बताना कि कितने बच्चे हर रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं भाई। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम जानते हैं महाराष्ट्र का पठार। भाई महाराष्ट्र, अगला पॉइंट क्या है, महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र का पठार प्यारे बच्चों कहां पर स्थित है भाई, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। जैसे कि महाराष्ट्र का हमने नाम लिया, तो दक्कन का पठार का उत्तरी भाग क्या है, ये बनाता है। आप लिखो कि ये है एक सेकेंड, हाँ दक्कन, यह है दक्कन पठार का उत्तरी भाग बनाता है।
इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये क्या करता है, ये कपास मिट्टी से ढका हुआ है। कपास मिट्टी कौन सी, दक्कन के पठार की मिट्टी है जी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी के ऊपर सबसे अधिक क्या होती है, कपास होती है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कपास मिट्टी से ढका हुआ है और इसे हम प्यारे बच्चों किस अन्य नाम से जानते हैं, आप इसको ना रेगुर के नाम से भी जानते हैं। रेगुर, रेगुर भी हम इसको क्या है कहते हैं, रेगुर भी हम इसको कहते हैं। ये एक एक दो दो पॉइंट इसलिए बता रहा हूं भाई क्योंकि परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा पठार किस दिशा की ओर है। जैसे कि इसके अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी पर सबसे ज्यादा क्या होती है, कपास होती है। HSSC एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, अगली जो हेडिंग बनती है वो बनती है भाई कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार, कर्नाटक पठार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, मैसूर पठार के नाम से जानते हैं। देखिए जो भी बच्चा ये क्लास लगाने लग रहा है ना, उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप ये क्लासेस लगा लेते हैं तो MCQ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों कर्नाटक का जो पठार है ना, ये कहां पर है, कहां पर पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है जी, दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार दक्षिणी भाग क्या है बनता है, दक्कन के पठार का क्या बनता है जी, दक्षिणी भाग बनता है। कर्नाटका का पठार है ना जो ये है, दक्कन के पठार का क्या बनता है, आपका दक्षिणी भाग बनता है, दक्षिणी भाग बनता है। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रमुख नदियां आप लोगों से पूछी जा सकती है, आपसे क्या पूछी जा सकती है कि यहाँ की हमें प्रमुख नदियां बताओ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी। प्रमुख नदियों में जैसे जी आपकी सबसे पहली नदी की बात करूं तो गोदावरी नदी यहाँ पर आ जाती है जी। गोदावरी के बाद प्यारे बच्चों कृष्णा नदी है जैसे कि वो यहाँ पर आ जाती है। कृष्णा के बाद भाई जैसे कि कावेरी नदी है वो भी यहाँ पर आ जाती है। इसको ना आप कावेरी के नाम से भी जानते हैं जी, जैसे कि ठीक है कावेरी, सॉरी एक ही स्पेलिंग थी भाई, माफी चाहूंगा। कावेरी नदी के बारे में आप इसको जानते हैं, कावेरी नदी है जैसे। ठीक है जी। इसके अलावा शरावती नदी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर विजिबल है सभी को, हाँ। एक अगली नदी है जैसे कि आपकी शरावती, शरावती नदी है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो प्यारे बच्चों यहाँ के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। अब हमसे क्या कहता है कि जो कर्नाटका का पठार है ना, कर्नाटका का पठार दो भाग में हम इसको बांट देते हैं। क्या है कि दो भाग में इसको बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। प्यारे बच्चों दो भाग आपसे पूछे जाए, कौन कौन से बांटे जो भाग है बांटे गए हैं, वो है आपका मलनद भाग। मलनद भाग के अंदर बांटा है जी। मलनद भाग प्यारे बच्चों कन्नड़ में पहाड़ी प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो मन्नड़ है जो प्यारे बच्चों, आप लिखो कि ये है, एक सेकेंड, कन्नड़, ये है कन्नड़ में पहाड़ी प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त शब्द है। ठीक है जी। घने जंगलों के साथ गहरी घाटियां इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट का जो नाम है प्यारे बच्चों वो है मेड़ा। मेड़ा क्या कहलाता है भाई, जो आपका लुढ़कते मैदान है, जो जैसे कि ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं, आपकी छोटी ग्रेनाइट पहाड़ियां इसके अंदर क्या रहेगी, शामिल रहेगी। आप लिखो कि छोटी ग्रेनाइट पहाड़ियां इसके अंदर क्या रहेगी जी, शामिल रहेगी, शामिल है। ठीक है जी। छोटी ग्रेनाइट पहाड़ियां क्या रहेगी इसके अंदर, शामिल रहेगी। ये था प्यारे बच्चों आपका कर्नाटका पठार या फिर मैसूर पठार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और इनके प्यारे बच्चों आगे जाकर दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक का आपका नाम, सिर्फ भी एग्जाम्स में नाम ही पूछे जाते हैं, तो नाम आपका मल नद रहेगा या फिर मेड़ा इसका
नाम रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपसे और अन्य कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। यहां तक उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का क्लियर है। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्यारे बच्चों ये पठार है जो तेलंगाना पठार की तरफ बढ़ जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई तेलंगाना पठार के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, तो मैं कर्नाटका को एक बार थोड़ा सा रफ करके आपको ना किसके बारे में बता देता हूं, आपके तेलंगाना पठार के बारे में बता देता हूं। अगली हेडिंग प्यारे बच्चों आपकी क्या बनेगी, तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार से जुड़ा हुआ भाई कहां पर स्थित है, तेलंगाना क्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा। ठीक है जी, तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रमुख नदियां हमें बताओ कौन कौन सी है जी। प्रमुख नदियां भाई 3 नदियां सबसे प्रमुख रहेगी, जैसे कि आपकी गोदावरी नदी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। गोदावरी के बाद प्यारे बच्चों कृष्णा नदी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ना आपकी नदी का नाम है भाई पेत्रु। पेत्रु नदी भी प्यारे बच्चों ये एक ही मात्रा है भाई ऊपर, पेत्रु नदी भी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रहेगी। और प्यारे बच्चों यह प्रायद्वीपीय पठार 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांट रखा है, जैसे कि जिसका अर्थ घाट या प्रायद्वीपीय मैदान हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है सभी का, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आपके तेलंगाना पठार कहां पर है, तेलंगाना में स्थित है। और इसकी 3 महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो आप लोगों के लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ भाई छत्तीसगढ़ का मैदान से प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है, आप क्या लिखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान है ना प्यारे बच्चों एक तरस्त्री, ये क्या रहेगा, आपसे कहे कि छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बताओ, तो यह है एक तस्तरी, यह है एक तस्तरी के आकार का गड्ढा है। यह तस्तरी के आकार का एक गड्ढा है जो महानदी के ऊपरी भाग से निकलता है। जो कहां से निकलता है, महानदी के ऊपरी भाग से निकलता है। प्यारे बच्चों इसके अंदर ना हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या रहता है, उड़ीसा की पहाड़ियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। उड़ीसा की पहाड़ियों से, या फिर आपसे कहे कि उड़ीसा पहाड़ियों के अलावा जैसे कि मैकाल रेंज क्या है प्यारे बच्चों, मैकाल रेंज, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा जी, ये स्थित रहेगा। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं है ना प्यारे बच्चों वो किस प्रकार बटी हुई है वो थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए। एक बार भाई स्क्रीन के ऊपर क्या है मैप लगा दो, ताकि जितने ही बच्चे हैं ये हिल्स के बारे में आप जान पाएंगे कि भाई कौन सी हिल्स है जो हम पढ़ने लग रहे हैं, कौन सी कहां पर है। एक बार स्क्रीन के ऊपर मैप लगाओ भाई, ताकि बच्चे उसको देख पाए। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हैं, मैं इसको ना फुल जूम करवा लेता हूं। ठीक है, एक बार भाई मुझे हाइड कर दो और मैप को अच्छे से दिखा दो। हाँ, तो जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों कौन सी हिल्स कहां पर है। जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हो अरावली रेंज है, अब्बू हिल्स है। ठीक है, ये जितनी भी हिल्स है प्यारे बच्चों इनके बारे में हम क्या है इन क्लास के अंदर पढ़ने लग रहे हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर स्लाइड्स करवा देता हूं, ताकि आप ये पठार है ना जो इन पठार के बारे में आप जान पाओ कि भाई हाँ ये भारत के अंदर कैसे फैले हुए हैं। ये प्यारे बच्चों हमारे क्या रहेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय पठार है जो आप आपकी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये जैसे नीचे साउथ साइड में आप जितनी भी हिल्स देख रहे हैं, ये सारी हिल्स को हम पढ़ने लग रहे हैं, इनके बारे में हम जानने लग रहे हैं कि जैसे कि कौन सी हिल्स कहाँ पर है, कैसे है। ये प्यारे बच्चों मैप का चाहो तो आप 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा ये सारे जितने भी मैप हैं प्यारे बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है भाई, एक बार टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, वहां से इस टेलीग्राम को देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम जान लेंगे प्यारे बच्चों जो आपकी अरावली हिल्स है ना, अरावली पर्वतमाला है ना जो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि भाई काफी सारे बच्चों को अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत हिल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता। तो एक बार सभी बच्चे क्या नोट करेंगे, अरावली पर्वतमाला। अगली हेडिंग आप सबकी क्या बनेगी,
अरावली पर्वत माला। अरावली पर्वत है ना प्यारे बच्चों, ये क्या रहेगा, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत रहेगा। आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, दुनिया का कहो या विश्व का कहो, तो प्यारे बच्चों ये हमारी इस दुनिया का क्या रहेगा, सबसे पुराना पर्वत रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अरावली हिल्स के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग क्या बनाए, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। प्यारे बच्चों इसका स्थान पूछ लिया जाता है आप लोगों से, आपसे कहे कि कौन से स्थान पर है अरावली पर्वतमाला। प्यारे बच्चों ये पर्वतमाला आप लिखो कि यह है दिल्ली, यह है दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक विजिबल है सभी को, हाँ लगभग 800 किलोमीटर तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है। ठीक है जी, आपसे कहे कि अरावली पर्वतमाला है जो कहां से कहां तक फैली हुई है। प्यारे बच्चों अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक फैली हुई है पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला यह दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच लगभग 800 किलोमीटर तक उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम में फैली हुई है। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर पूर्वी छोर है ना, इसका जो ये उत्तर पूर्वी छोर है ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर स्थित है। आप लिख सकते हो कि इसका उत्तर पूर्वी जो छोर है दिल्ली रिज द्वारा चिन्हित है, या आप इसको कह सकते हो कि भाई ये दिल्ली के अंदर क्या है, स्थित है। प्यारे बच्चों विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और विश्व की सबसे प्राचीन जो ये पर्वतमाला है ना, इसकी ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाती है कि भाई कितने किलोमीटर या कितने मीटर की ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चों जो इसकी ऊंचाई है ना वो कितनी है भाई, 400 से 600 मीटर की क्या रहेगी जी, इसकी ऊंचाई रहेगी। आपसे इसके ना प्रमुख चोटियां पूछ ली जाती है। प्रमुख चोटियां प्यारे बच्चों इसकी कौन सी रहेंगी, प्रमुख चोटियों के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, सबसे पहली जो इसकी प्रमुख चोटी है ना माउंट आबू के नाम से जानी जाती है। प्यारे बच्चों इस नाम से, माउंट आबू के नाम से। ठीक है जी, कितने 1100 मीटर क्या रहेगी जी, ऊंची रहेगी। दूसरी चोटी का नाम पूछा जाए तो क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है जी, आपकी 1722 मीटर की ऊंचाई रहेगी। और प्यारे बच्चों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। आप लिख लेना अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबका। तो इस पूरे पॉइंट्स को सभी बच्चे नोट करें, ये आपकी अरावली जो पर्वतमाला है उसके बारे में हमने यहां पर जानना है। क्लियर सबका, तो मैं इसको अब रफ कर देता हूं। गुरु शिखर क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और प्यारे बच्चों आपसे अगर मैं कहूं शिवालिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिवालिक, शिवालिक में क्या है, शिवालिक पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्रो हिल्स है। ठीक है ना। और आपसे अगर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भाई आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट आपका क्या बनता है, विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला प्यारे बच्चों मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ये कहां पर स्थित है जी, मालवा पठार के दक्षिण में क्या है जी, स्थित है।
मालवा पठार के दक्षिण में क्या है जी, स्थित है। और अगर मैं बात करूं भाई पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है, इसके नर्मदा घाटी है। आपसे कहे कि इसके पूर्व में, पूर्व के साथ साथ इसके पश्चिम में क्या है, तो पूर्व पश्चिम में प्यारे बच्चों इसके नर्मदा घाटी है। ठीक है जी, नर्मदा घाटी है। अगर आपसे पूछे कि भाई आपसे ये पूछ ले कि जैसे कि गुजरात के जोबट से बिहार के साराराम तक इसकी कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परीक्षा में काफी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात के जोबट से बिहार के सासाराम तक कितने किलोमीटर दूरी तक फैला है, तो कितने किलोमीटर दूरी तक फैला है, 1200 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है जी, ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। विंध्या के जंगलों में प्यारे बच्चों, अगर आपने हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ी है तो हरियाणा की हिस्ट्री में जो महाराज हर्षवर्धन थे उसकी बहन कहां पर सती होने के लिए गई थी, विंध्या के जंगलों में गई थी। ये वही जंगल हैं आपके जो परीक्षा में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि इसकी ऊंचाई बताओ हमें, ऊंचाई प्यारे बच्चों इसकी कितनी रहेगी, ऊंचाई आप लोगों से पूछी जाए तो भाई इसकी ना 300 से लेकर 650 मीटर की क्या रहेगी प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई रहेगी। आपसे कह दे कि इसकी प्रमुख हमें ये बताओ कि नदियां बताओ कौन कौन सी है, तो प्यारे बच्चों इसकी प्रमुख जो नदियां रहेंगी, नदियां जैसे कि बेतवा नदी है आपकी, बेतवा के बाद केन नदी है आपकी, केन के साथ साथ चंबल नदी है आपकी। ठीक है जी, ये प्यारे बच्चों इसकी क्या रहेगी, प्रमुख नदियां रहेंगी। और पर्वतमालाओं की बात करें प्यारे बच्चों, पर्वत पूर्व की ओर 2 शाखाओं में बांट रखा है। तो आप नीचे नोट करके लिख लो कि जो आपका विंध्या पर्वत है, तो यह पर्वत कहां पर भाई, पूर्व में, यह पर्वत पूर्व की ओर, यह पर्वत पूर्व की ओर 2 विजिबल है, 2 शाखाओं में बांट रखा है। ठीक है जी, अब ये 2 शाखाएं प्यारे बच्चों इसकी कौन कौन सी है, आपसे अगर पूछ ले कि जो ये आपका विंध्या पर्वतमाला है ये 2 शाखाओं में कैसे बांट रखा है, तो मैं 2 शाखा यही लिख देता हूं, विजिबल होगा सभी को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली शाखा पूछी जाए तो केमरू पर्वतमाला है, सॉरी केमूर पर्वतमाला सबसे पहली शाखा है इसकी। केमूर पर्वतमाला प्यारे बच्चों उत्तरी शाखा है जो सोन नदी के उत्तर में पश्चिमी बिहार तक जाती है। कहां तक जाती है, बिहार तक। कहां से भाई, सोन नदी के उत्तर में पश्चिमी बिहार तक क्या है, ये फैली हुई है। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा जो भाग आपका बनता है, दूसरे भाग का नाम है बरनर पहाड़ियां प्यारे बच्चों दूसरा भाग बन जाता है, दूसरी शाखा बन जाती है। तो आप लिखो कि यह शाखा कहां पर है जी, दक्षिणी शाखा है। यह है दक्षिणी क्या है जी, शाखा है। दक्षिणी शाखा के साथ साथ आप लिखोगे कि यह सोन और नर्मदा नदियों के ऊपरी भाग के बीच से होकर आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला में मिलती है।
प्यारे बच्चों, आपसे मैंने क्या कहा, आपसे सिर्फ ये कहा कि विंध्य पर्वतमाला है जो ये कहां पर स्थित है, मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ये पूर्व से पश्चिम में नर्मदा घाटी से घिरी हुई है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर कि गुजरात के जोबट से बिहार के सासाराम तक ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो प्यारे बच्चों 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विंध्य पर्वतमाला की ऊंचाई परीक्षा में पूछी जाए तो 300 से 650 ऊंचाई है। प्रमुख नदी पूछ ली जाए तो बेतवा है, केन है, चंबल है, इसकी प्रमुख नदी है। और फिर मैंने कहा कि जो विंध्य पर्वतमाला है इसको दो भाग में, इसका जो पूर्वी भाग है, इसका पूर्वी भाग को दो भाग में बांट दिया। पूर्वी भाग, पहला भाग है केमरू पर्वतमाला। केरू पर्वतमाला भाई उत्तरी शाखा कहलाता है, जो सोन नदी के उत्तर में और पश्चिमी बिहार तक क्या है, फैला हुआ है। दूसरा नाम है भरनर पहाड़िया, जो दक्षिणी शाखा कहलाती है और सोन और नर्मदा नदियों के ऊपरी जो भाग है उसके बीच से होकर सतपुड़ा पर्वतमाला में गिर जाती है। ठीक है जी, या मिल जाती है, इतना नोट कर लो सभी। यहां तक क्लियर सबका? एक बार इसको नोट कर लो। तो मैंने क्या कहा था कि भरनर पहाड़ियां हैं जो कहां पर गिर जाती हैं जी, सतपुड़ा पर्वतमाला में गिर जाती है। अब ये सतपुड़ा पर्वतमाला कहां है, कैसे है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं जी थोड़ा सा। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब आप नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग है जो आपकी वो क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला। अगली हेडिंग क्या है जी आपकी, सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है जी प्यारे बच्चों, सतपुड़ा के बारे में अगर मैं बात करूं, 7 ब्लॉक पर्वतमालाओं की क्या रहेगी, एक श्रृंखला रहेगी। आपसे जब भी सतपुड़ा की बात की जाए, सत का मतलब क्या हो गया जी, 7। तो अब ये 7 क्या है, 7 ब्लॉक या 7 पर्वतों की क्या है, एक शाखा है। सतपुड़ा क्या है जी, 7 पर्वतों या 7 ब्लॉक पर्वतों की क्या कहलाएगी, एक शाखा कहलाएगी। संस्कृत में सत का अर्थ क्या होता है, 7। 7 पूर्व का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है जी, आपसे पूछ लिया जाए संस्कृत में सत का अर्थ क्या कहलाता है, 7 कहलाता है। और पूर्व का अर्थ पूछा जाए तो भाई संस्कृत में पूर्व का अर्थ क्या कहलाएगा, पूर्व का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है जी, ये बेसिक सी बात है। अगर आप लोगों से हिंदी के एग्जाम्स में या हिंदी जीके के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसकी भाई प्यारे बच्चों जो महत्वपूर्ण नदियां पूछ ली जाए आप लोगों से, किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वतमाला की महत्वपूर्ण नदियां बताओ, तो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण तो है जी नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद आपकी कौन सी आएगी, वेन गंगा नदी दूसरी आएगी। दूसरे के बाद प्यारे बच्चों तीसरी नदी है वर्धा, और वर्धा के बाद भाई प्यारे बच्चों आपकी तापी नदी क्या है, इसके अंदर शामिल है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आपसे कहेगा कि महत्वपूर्ण चोटियां बताओ। इंपॉर्टेंट जो इसकी चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट पर्वतमाला की जो चोटियां है, शिखर है, वो कौन कौन सा है। महादेव पहाड़ी पर प्यारे बच्चों पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ है जो वो स्थित है। कहां पर, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि महादेव पहाड़ियों पर पंचमढ़ी के पास एक श्रृंखला है जिसका नाम क्या था, धूपगढ़, जिसका नाम था धूपगढ़। और धूपगढ़ प्यारे बच्चों कितना, 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ये क्या है आपकी सबसे ऊंची चोटी, ये क्या है जी, सबसे ऊंची चोटी कहलाती है।
सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और अन्य चोटियों की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आपसे कह दे कि हमें ये बताओ सर यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अन्य महत्वपूर्ण चोटियां प्यारे बच्चों, सबसे पहली चोटी है आपकी क्या, अस्तंबा, अस्तंबा डोंगरा। अस्तंबा डोंगरा प्यारे बच्चों 1352 मीटर क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। दूसरी चोटी पूछी जाए तो दूसरी का नाम क्या रहेगा, अमर कंटक। अमर कंटक प्यारे बच्चों 1127 मीटर क्या रहेगी, ऊंची चोटी रहेगी। एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक सभी बच्चे नोट करें, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि यहां तक कितने विद्यार्थी अच्छे तरीके से इसको समझ पाए हैं। यहां तक कितने विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। इसके बाद हम क्या है जो आगे की क्लास है प्यारे बच्चों, वो हम क्या है कल की क्लास में ही कर लें तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। क्योंकि आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो पॉइंट्स आपके बनेंगे जो हम अगर अगले पार्ट में करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि अगले पार्ट में हमें पश्चिमी घाटियों के बारे में जानना है, पश्चिम के अंदर कौन कौन सी घाटियां हैं उनके बारे में जानना है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी लगाया करें। 7 बजे ना लगा पाओ तो 7 बजे के बाद आप जिस टाइम उसको लगाना चाहें लगा लेना। ठीक है, तो मिलता हूं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।